अगर इस बार हमें सक्सेस नहीं मिलती अपने जेई मेंस के अटेम्प्ट में, तो हम अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहें और उसमें हमें सक्सेस मिले ही मिले। तो अब तो मेरे पास में बोर्ड्स का भी प्रेशर नहीं है, स्कूल का भी प्रेशर नहीं है, तो आई हैव 15, 20, 30 डेज जहाँ पर मैं अपनी जो प्रिपरेशन है उसको ऊपर ले जा सकता हूँ एंड आई कैन डू वंडर्स इन माई स्कोर्स। तो हताश होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका पहला जेई मेंस थोड़ा सा ख़राब चला गया है या फिर ज़्यादा ख़राब चला गया है या फिर बहुत अच्छा चला गया है तो भी उड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी आपके पास में सेकेंड अटैम्प्ट है एंड हमें जो रिजल्ट मिलता है वो दोनों अटैम्प्ट्स का मिलता है। मैंने कोशिश करी है कि जो क्वेश्चंस आपके आए थे वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। ओके, तो ये बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो डायोड्स हैं वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं और कैपेसिटर्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं एक सर्किट के अंदर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी आपके पास में वेरी कर रही है विद 176, तो मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास में ट्वाइस होती है एसएचएम की। तो सीधा सीधा बस आपको एसएचएम पता होना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एसएचएम की फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप क्या है, सीधा सवाल हो गया। तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था मुझे, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, मैंने वैल्यूज पुट करी और आंसर आ गया। ओके, तो दोनों तीनों जो सवाल हैं आपके पास में 12, 13, 14 आर कंपैरेटिवली ईजी क्वेश्चंस। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि 100% करता चला जाएगा एक ही फ्लो में, उसको रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी वो चीज़ को कर पाएगा। अगर आपको नहीं आता, ये थ्योरम नहीं पता था या रिजल्ट नहीं पता था, बट अब आप याद रखिए क्योंकि इस तरह के जो सवाल हैं वो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको आ सकते हैं। तो मेरे लिए जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट से तो डेफिनेटली आपके पास में मुश्किल लेवल था इसका, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्वेश्चंस ऐसे थे जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे या मुश्किल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड थे। तो आपको सीधा एज अ स्टूडेंट स्ट्राइक नहीं करेंगे अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं करी हुई है। और अगर आपने 10 सवाल करे हैं, 10 या 12 सवाल आपके ठीक होते हैं, तो 10-12 सवाल में यू विल डेफिनेटली हैव अ परसेंटाइल ऑफ मोर देन 90। हेलो बच्चों, तो मैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल विद्यालम पे स्वागत करता हूं और अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जेई मेंस का 2026 का शिफ्ट 2 का फिजिक्स का पेपर। इससे पहले मैं आपके साथ शिफ्ट 1 के फिजिक्स के पेपर को डिस्कस कर चुका हूं और ये सीरीज़ मैं आपके लिए बना रहा हूं जिसमें सारे पेपर्स आप मतलब सोल्यूशंस आप इनके जान पाएंगे। बट अभी जो पेपर्स हैं वो सिर्फ मेमोरी बेस्ड हैं, बिकॉज हमें फाइनल पेपर तो नहीं मिलते, तो उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। ओके, बट हमारा ये जो पर्पस है सीरीज़ का वो ये होना चाहिए कि इस सारी सीरीज़ को देख के हमें ये हम जान पाएँ कि पेपर का लेवल कितना था। अगर इस बार हमें सक्सेस नहीं मिलती अपने जेई मेंस के अटेम्प्ट में, तो हम अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहें और उसमें हमें सक्सेस मिले ही मिले। ठीक है, तो कभी भी हमेशा हर चीज़ की हमें कौन सी साइड देखनी चाहिए, पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। तो सबसे पहला आपका जो पॉजिटिव होना चाहिए वो ये कि आपने अगर जेई मेंस का पेपर दे दिया है या आप देने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको कितनी चीज़ें आती थी और आप कितनी चीज़ें अप्लाई करके क्या स्कोर हासिल कर पाए। जितना भी जो स्कोर आ रहा है आपका, अब आपको सिंस अब आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करेंगे तो बोर्ड्स की तैयारी करिए, 12th आपकी रिवाइज होगी, अच्छे से रिवाइज करिए एंड देन फिर आपको एक बेंचमार्क मिल गया कि यार इतना तो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करके या ठीक ठाक पढ़ाई करके अचीव कर लिया, तो अब तो मेरे पास में बोर्ड्स का भी प्रेशर नहीं है, स्कूल का भी प्रेशर नहीं है। तो आई हैव 15, 20, 30 डेज जहाँ पर मैं अपनी जो प्रिपरेशन है उसको ऊपर ले जा सकता हूँ एंड आई कैन डू वंडर्स इन माई स्कोर्स। ठीक है, बिकॉज यही मौका है आपके पास में जहाँ पर आप अपने करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ कर रहे होते हैं। डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि भाई कौन सा कॉलेज मिलेगा, उस कॉलेज में स्ट्रीम क्या मिलेगी, और हर कोई बच्चा इसी पर्टिकुलर रेस के अंदर अभी इस टाइम पे है। तो आप उस रेस में, उस पर्टिकुलर भागा दौड़ी में किस जगह पर रहते हैं वो सिर्फ आपके एफर्ट्स ही डिटरमाइन करेंगे, इसके अलावा और कोई चीज़ डिटरमाइन नहीं करेगी। जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स करेंगे उतना ज़्यादा आप आगे रहेंगे और जितना ज़्यादा आप आगे रहेंगे उसका बेनिफिट कभी ना कभी तो आपको आगे मिलेगा ना। भाई रेस लाइन पर सब एक जगह से स्टार्ट होते हैं, बट ऐसा कभी भी नहीं होता। क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं और उसमें उनको टाइम का क्या मिलता चला जाता है, आपके पास एडवांटेज मिलता चला जाता है कि भाई कोई आगे से स्टार्ट, अब जो आगे से स्टार्ट हो रहा है तो उसको थोड़ा सा एडवांटेज होता ही है। हाँ, अगर पीछे वाला बहुत दमकार आदमी है और वो आपके पास में इतना दमखम रखता है कि वो जो पर्टिकुलर गैप है उसको फिल कर ले, तो ठीक है, वेल एंड गुड, वो उसका खुद का टैलेंट है ना। ओके, बट वो कितने केसेस होते हैं, वो बहुत कम केसेस होते हैं।
ओके, तो मैं तो यही बोलूँगा कि अभी जो समय है इट इज़ द राइट समय, जहाँ पर आप अभी भी अपना जो पैर है वो अगर एक्सेलरेट पे दबाएंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। तो हताश होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका पहला जेईई मेंस थोड़ा सा ख़राब चला गया है या फिर ज़्यादा ख़राब चला गया है या फिर बहुत अच्छा चला गया है तो भी उठने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी आपके पास में सेकेंड अटेम्प्ट है एंड हमें जो रिजल्ट मिलता है वो दोनों अटेम्प्ट्स का मिलता है। खराब चला गया है तो काम करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा चला गया है तो ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है और इसी तरह से मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। इसके आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें आपको क्लियर करने हैं और फिर उसके बाद आपको इवैल्यूएट करना है कि कौन सा एग्ज़ाम मेरे लिए बेटर रहेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज √2, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ लाइट रे सच दैट द इमर्जिंग रे ग्रेजेस आउट द सरफेस। तो इमर्जिंग रे ग्रेजेस आउट द सरफेस का मतलब है कि हमारे पास में जो भी रे है वो पर्टिकुलरली इस तरह से जा रही है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली क्या है? क्रिटिकल एंगल है। ओके, तो मैं क्रिटिकल एंगल निकाल सकता हूँ यहाँ पे, बिकॉज मेरे को ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है। तो साइन आई सी विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1/√2। तो यहाँ से आई सी मेरे पास कितना आ गया? 45 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये हो गया 45 डिग्री। अब ये वाला एंगल सपोजिटली R1 है और ये है 90 डिग्री जो मुझे दिया गया है। तो R1 + 45 आई नो इज हाउ मच? 90। तो यहाँ से R1 भी मेरे पास कितना आ गया है? 45। तो मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे पूछा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये वाला एंगल। तो क्या करेंगे? साइन आई ओवर साइन R1 विल बी इक्वल टू हाउ मच? म्यू साइन आई ओवर साइन R1 विच इज साइन 45 एंड म्यू इज हाउ मच? √2। तो यहाँ से मेरे पास में अगर इसको करने जाएंगे तो साइन 45 इज 1/√2। तो साइन आई विल बी इक्वल टू हाउ मच? साइन आई इज कमिंग आउट टू बी 1। तो साइन आई 1 आ रहा है तो इसका मतलब आई कितना हो गया? 30 डिग्रीज। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास में कितना है? सॉरी 90 डिग्रीज। सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास कितना आ गया? 90 डिग्रीज, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? 90 डिग्रीज होता है। तो इस तरह से ये सवाल आपका हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? अरे ये आपके पास में सीधा सीधा ये एसोसिएशन रीजन है। हो सकता है कि आपको जो ऑर्डर हो वो इस तरह का ना मिला हो, बिकॉज अगेन मेमोरी बेस्ड है तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट मैंने कोशिश करी है कि जो क्वेश्चंस आपके आए थे वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। ओके, तो क्वेश्चन है इन वाइड एससी फॉर एंगल ऑफ फ्रिंज विड्थ इफ डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन इंक्रीजेस देन विड्थ इंक्रीजेस। तो एंगल ऑफ फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं तो एंगल ऑफ फ्रिंज विड्थ होता है λ/d। दिस इज योर एंगल ऑफ फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो अब इफ डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स एंड दी स्क्रीन इंक्रीजेस, तो क्या इस पर्टिकुलर एंगुलर विड्थ का कोई भी रिलेशनशिप उस डिस्टेंस के साथ है? नहीं है। तो देन विड्थ इंक्रीजेस? नहीं भाई, नहीं चेंज होगी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पर क्या डिपेंड कर रही है? हाँ भाई, वेवलेंथ तो आपके पास कर रही है। और क्या वेवलेंथ की कोई डिपेंडेंस फ्रीक्वेंसी पे होती है? हाँ बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंडेंस होती है। तो जो स्टेटमेंट सेकंड है वो आपके पास में सही है, बट जो स्टेटमेंट 1 है वो आपके पास में क्या है? फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में। 2 कैपिलरीज हैव डिप्ड इन 2 डिफरेंट लिक्विड्स हैविंग मेनिस्कस रेडियस R1 R2 ग्रेटर देन R2 एंड सरफेस टेंशन T1 T2 इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर सेम। तो मेनिस्कस का रेडियस है आपके पास में, मेनिस्कस जो बनता है आपके पास में उसका रेडियस दे रखा है और उसका तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हाइट का फॉर्मूला होता है 2T/r ρg। अब यहाँ पर मुझे डेंसिटी जो है वो सेम है, तो इसका मतलब मेरे पास में जी भी सेम है, तो हाइट का सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल किसके साथ है? 2T/r। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, H1 = H2। अगर H1 = H2 है तो T1 = T2 नहीं हो सकता, क्योंकि रेडियस आपके पास में क्या है? अलग अलग है, तो ये ऑप्शन नहीं है। अगर H1 > H2 है तो क्या T1 = T2? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर दोनों की सरफेस टेंशन बराबर तो रेडियस 1 का बड़ा है तो हाइट छोटी आएगी उसकी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपके पास में। H1 > H2 तो T1 T2 से छोटा होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास में फिर H2 बड़ा हो जाएगा H1 से। आपको सिंपली इस चीज़ को देखना है।
अब वो बोल रहा है H1 H2 से छोटा है, जहाँ पे T1 बराबर, तो दोनों सरफेस टेंशन सेम हो गई, ठीक है, बट रेडियस R1 बड़ा है तो ये पूरा फ्रैक्शन छोटा हो गया, तो H1 लेस देन H2 हो गया। हाँ, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हो सकता है आपके प्रश्न में, तो यही आंसर है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करना है। यहाँ पर रेडियस आपको दे रखा है कि R1 R2 से बड़ा है, तो ये डिनोमिनेटर ऑलरेडी H1 के लिए जो है बड़ा है। तो अब अगर H1 को बड़ा होना है तो T को, सरफेस टेंशन को बड़ा ही होना पड़ेगा, अदरवाइज तो हर केस के लिए जो H हाइट है वो कम ही आएगी, चाहे वो T1 बराबर T2 हो या फिर T1 लेस देन T2। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ सवाल पर, विच इज इन अ मीटर ब्रिज टू बैलेंसिंग रेजिस्टेंसेज ऑफ 30 ओम एंड 20 ओम। इफ गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन फॉर द जॉकीज कॉन्टैक्ट पॉइंट P, देन फाइंड द लेंथ AP। तो हमें पता है कि ये मीटर ब्रिज है, और मीटर ब्रिज किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? व्हीटस्टोन ब्रिज पर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो 30/20, तो दिस विल बी 30/20 विल बी इक्वल टू L/100 माइन, क्योंकि जो मीटर ब्रिज है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो ये गया, तो दिस विल बी 300 माइनस 3L इक्वल टू कितना? 2L। तो 300 इक्वल टू कितना? 5L। तो L कितना आ गया? 60। तो इसका मतलब आपके पास में, मैंने यहाँ पर AP की लेंथ जो है वो कितनी ली थी? 60 ली थी, तो 60 सेंटीमीटर बिल्कुल। तो अभी तक अगर हम देखें इस पेपर को, तो 4 सवाल हमने करे हैं, जिसमें से मुझे इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो अच्छा लगा है, मतलब अच्छा डिसेंट लेवल है। और अगर हम देखें इस सवाल को, तो ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है, बट कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो अभी पहले जो 4 सवाल है उसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा, एज कम्पेयर टू जो पहला शिफ्ट था उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा था, बिकॉज सीधा सीधा डायमेंशन एनालिसिस और आपके पास में लॉजिक गेट्स के ऊपर था। चलिए अब आते हैं फिफ्थ सवाल। इन अ स्टडी स्टेट फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर अज्यूम डायोड्स आर आइडियल। जब डायोड्स आइडियल है तो वहाँ पर आपके पास में उनकी कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, बट हमें एक जो चीज़ पता होती है वो ये कि सिर्फ ये वाला कंडक्ट करेगा और ये वाला कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये रिवर्स बायस में है। तो अब मेरे पास में कैपेसिटर पे, और कैपेसिटर भी फुली चार्ज कंडीशन में है, तो यहाँ पर ये वाला भी कोई काम नहीं करेगा। तो ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, तो हाउ मच इज दी करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट? 2.5 इक्वल्स टू 5 टाइम्स करंट आई। तो करंट आई कितना आ गया आपके पास में? 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो गया? 0.5 एम्पियर। ये आपके पास में करंट आई आ गया, ठीक है, 0.5 एम्पियर। अब करंट आई 0.5 एम्पियर आ गया, तो मुझे पता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में किसके क्रॉस होगा? कैपेसिटर के क्रॉस। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जाएंगे तो दिस विल बी 0.5 टाइम्स 4, तो दिस इज हाउ मच? 2 वोल्ट। तो कैपेसिटर के क्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट इज इक्वल टू Q/C। तो चार्ज आपके पास में कितना आ गया? कैपेसिटेंस है 5 × 2, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 म्यू कूलम्स। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 10 म्यू कूलम्स। तो ये आंसर हो गया आपके पास। तो ये बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो डायोड्स हैं वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं और कैपेसिटर्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं एक सर्किट के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अ बोट कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 36 km/h इन स्टिल वाटर। द रिवर इज फ्लोइंग एट 18 km/h। इफ द बोट क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम देन फाइंड। ओके, ठीक है। तो अब ये जो सवाल है ये आपके पास में काइनेमैटिक्स का सवाल आ गया, और यहाँ पर ये हमारे पास में बोट है। ओके, तो बोट को अगर मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो वो हमेशा आपके पास में इस पॉइंट से इस पॉइंट सीधा जाती है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट सीधा जाएगी, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विच इज हाउ मच? 18 km/h। नो, दिस इज 36 km/h। और मेरे पास में क्या दे रखा है? रिवर जो है वो फ्लो कर रही है इधर की तरफ विद द स्पीड ऑफ 18 km/h। तो एक्चुअली में जब बोट है वो पाथ कैसा लेगी आपके पास में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? कुछ ऐसा। तो उसने यही पूछा आपसे कि ये कितना डिस्टेंस ड्रिफ्ट हो जाएगी बोट। तो विड्थ ऑफ द रिवर हमें दी रखी है कि यहाँ पर, तो विड्थ ऑफ द रिवर हमें नहीं दी हुई है, बट मिनिमम टाइम बोला है। तो मिनिमम टाइम आपके पास में, विड्थ ऑफ द रिवर तो हमें देनी चाहिए थी। ओके, एंड देन फाइंड द ड्रिफ्ट। तो विड्थ ऑफ द रिवर नहीं दी हुई है यहाँ पर अगर हमें,
तो हो सकता है कि आपके पास में कोई एक डेटा मिसिंग हो, मतलब मेमोरी बेस्ड है ना, तो चीज़ में मेंशन नहीं है विच इज़ दी विड्थ ऑफ द रिवर। तो विड्थ ऑफ द रिवर यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप इस सवाल को कर सकते हो। तो ये मैंने ले लिया डिस्टेंस डी, तो मैं आपको करके बता देता हूँ कि किस तरह से आपको करना था। तो डिस्टेंस डी ओवर 36, ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 5/18 से, दिस इज 2 ज़ा, तो दिस इज d/10 सेकेंड्स। तो ये आपके पास में मिनिमम टाइम हो गया। अगर विड्थ ऑफ द रिवर दिए थे तो सीधा सीधा यहाँ पे पुट करते और आंसर आ जाता। तो d/10, तो 20 10 20 20, तो या तो विड्थ ऑफ द रिवर हो सकती है 100 मीटर या विड्थ ऑफ द रिवर हो सकती है 200 मीटर, बिकॉज जो ऑप्शंस गिवन है। ओके, उसके बाद आपसे बोला है कि भैया आप बताइए ड्रिफ्ट ऑफ दी, तो यहाँ पर कितना हो गया। तो ये जो x है वो किसकी वजह से हो रहा है, इस रिवर की वेलोसिटी की वजह से। दिस इज 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके, दिस इज 5, और यहाँ से d/10, तो यहाँ से आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द डिस्टेंस x। तो अब आपके पास में जो भी इनमें से ऑप्शन आ रहा है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर हमें विड्थ ऑफ द रिवर तो नहीं दी हुई है, मतलब मिस हो गया है हमारे से डेटा, तो उसको हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते, जब आएगा तब देखेंगे उस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और नेक्स्ट सवाल है अगेन आपके पास में। ओके, तो यहाँ पर है आपके पास अगेन ऐसे ही से सवाल है, फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, बिकॉज ये वाला जो सवाल है रिपीट हो गया है। हमें पीछे भी ऐसा ही सवाल देखा था ना हमने, हाँ ये रहा सवाल आपके पास में, तो ये कुछ रिपीट हो गया है, तो ये शायद गलती से आ गया, तो इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है two persons are traveling in same direction in a car along two parallel tracks separated by 10 meter with speed 36 km per hour and 72 km per hour. If mass of man and car is 1000 kg each, find angular momentum of one car with person with respect to another. तो आपके पास में दो पर्सन है ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन इन कार अलॉन्ग टू पैरेलल ट्रैक्स सेपरेटेड। तो एक बंदा इधर जा रहा है, एक बंदा इधर जा रहा है, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, 10 मीटर्स का है। यहाँ पर इसकी स्पीड है आपके पास में कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड है वो आपके पास में कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब बोला गया है इफ द मास ऑफ मैन एंड कार इज 1000 kg ईच, तो यहाँ पर आपके पास में मास जो है टोटल वो आपके पास में है 1000 kg, दोनों का सेम है। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन कार विद रिस्पेक्ट टू दी अनदर कार। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन कार विद रिस्पेक्ट टू दी अनदर कार की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, आपके पास में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं, विच इज 72 माइनस 36 इंटू 5/18। तो दिस विल हाउ मच बी, दिस इज 72 माइनस 36 इंटू 5/18, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये मेरे पास में रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है। अब रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है तो इसका मतलब इसको मैंने रेस्ट पे मान लिया, और ये जा रहा है आपके पास में 10 मीटर पर सेकेंड से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम विल बी हाउ मच, mvr, तो वहाँ से 1000 किलो, वेलोसिटी है 10, और रेडियस है मतलब डिस्टेंस है आपके पास 10, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5। तो 10 टू द पावर 5 मेरे पास में आ रहा है, तो 10 टू द पावर 5 कोई ऐसा ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो 10 टू द पावर 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये मेरा 4th ऑप्शन है। तो यही मेरा आंसर हो गया आपके पास, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 9th, कीपिंग द सिग्नल, अरे हाँ, तो इसका मतलब डायमेंशन जो आपके पास में पहला चैप्टर है उससे तो सवाल आया ही आया है। तो ये देखो कितना सा बेसिक से सवाल है, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू ऑफ द सम ऑफ द 5.01, 153.2 एंड 0.123 मीटर्स। हमें सम निकालना है। तो जब सम करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले तो सम करिए, और उसके बाद हमें जो अपना आंसर रखना होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखना होता है, और वहाँ पे हमें राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 153.2, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5.01 इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एंड देन यू हैव 0.123 इसके अंदर भी आपके पास में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो ये जाता है 3, ये जाता है 3, ये 3, ये जाता है 8, तो 158.33। ओके, तो अब
मुझे जो अपना आंसर देना है वो आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर आपके पास कितने आ रहे हैं 158.333। तो ज़रा इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास 158.33 नहीं, 158.3, 158.4। तो सबसे पहले राउंडिंग ऑफ करने जाऊँगा तो मैं इसको कर दूंगा। तो मेरे पास 33 बचा। सिंस नंबर लेस देन आपके पास में 5 है तो 3 रहेगा, तो 158.3। तो लीस्ट जो मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ वो यहीं तक कर सकता हूँ, विच इज़ 158.3। तो मेरा आंसर यही होना चाहिए 158.3 मीटर्स। ठीक है, इससे कम मैं राउंड ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, विच इज पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg वेरीज एज फंक्शन टाइम t एज दिस, फाइंड आउट द वर्क डन ऑन द पार्टिकल। तो पोजीशन x आपके पास में दे रखी है और आपको वर्क डन निकालना है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपके पास में F डॉट dx। तो मुझे यहाँ पर आपके पास में क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर आपका चाहिए फोर्स, और फोर्स चाहिए। तो फोर्स को मैं कैसे निकालूंगा? x है मेरे पास में, तो dx by dt विल बी हाउ मच 2t + 1, दिस इज माई वेलोसिटी। और फिर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने जाऊंगा तो dv by dt विल बी हाउ मच 2। तो अब मेरे पास में फोर्स आ जाएगा मास 2 kg, तो फोर्स इज 2 × 2 विच इज 4, और dx इज 2t + 1 dt, जिसको मैं इंटीग्रेट करूंगा जहाँ पे t1 2 से 3 सेकेंड्स, तो 2 से 3 सेकेंड्स। तो 4 × 2t² by 2 t² प्लस t, एंड दिस इज 2 से 3, तो 4 टाइम्स 9 + 3 12 माइनस 4 × 2 6, तो दिस इज हाउ मच 4 टाइम्स 6 विच इज हाउ मच 24। तो वर्क डन शुड बी 24 जूल्स। तो 24 जूल्स बिल्कुल है जी, 4th ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इन द गिवन फिगर शोन। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इन द गिवन फिगर शोन में हमारे पास में यहाँ पर क्या क्या है? एक ये इनफाइनाइट वायर है, ये एक दूसरी इनफाइनाइट वायर है, और एक ये मेरे पास में सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है। तो इन तीनों की वजह से ही मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी होगी। तो इन तीनों की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड लिखनी होगी तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखनी होगी, तो मेरे पास में है स्ट्रेट वायर, बट इसके कहाँ पर है? एक एंड पर है। तो किसी एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के एंड पर है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो राइट हैंड थंब रूल बाहर की तरफ, इसकी वजह से बाहर की तरफ, और ये जा रहा है तो इसकी वजह से अंदर की तरफ। तो इसका मतलब बाहर बाहर, और ये है क्लॉकवाइज तो अंदर, तो माइनस साइन आना चाहिए। वैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ही जगह आपके पास में माइनस साइन है, तो मेरा ऑप्शन सीधा सीधा कौन सा हो गया? 3rd हो गया। बट अगर दो ऑप्शन नेगेटिव होता तो फिर कैसे करते? तो मुझे पता है μ0I/4πr का 2 टाइम्स माइनस μ0I/2r, तो ये सीधा सीधा मेरे पास में कितना हो गया? 2। तो μ0I/r कॉमन, सो वी हैव 1/2π, 2 कॉमन सॉरी, तो 1/π - 1, ये है बाहर k कैप में। तो अब आप देख सकते हैं 1 - 1/π है, तो इसका मतलब आपके पास इनटू द प्लेन वो ले रहा है ना, 1/π, हाँ, तो इनटू द प्लेन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। दैट्स इट। तो मेरा ऑप्शन हो गया 3rd। चलिए, तो इसको तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, हमारा टाइम काफ़ी कुछ बच गया है। ओके, बट अभी तक अगर हम पेपर के लेवल को कंपेयर करें तो पेपर का जो लेवल है अब सिंस हम क्वेश्चन नंबर 11 तक आ चुके हैं, तो बैलेंस पेपर है, ना ही ज़्यादा मुश्किल है ना ही ज़्यादा आसान है, मॉडरेट पेपर है अभी तक। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके पास में। Okay, during SHM, kinetic energy of particle in SHM varies with frequency of 176 Hz. Find out the frequency of SHM of the particle. तो अगर काइनेटिक एनर्जी आपके पास में वेरी कर रही है विद 176, तो मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास में ट्वाइस होती है SHM की। तो इसका मतलब यहाँ पर SHM की अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो SHM की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 176/2, तो दिस विल बी हाउ मच 88, तो 88 आपके पास में। तो सीधा सीधा बस आपको SHM पता होना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, SHM की फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप क्या है, सीधा सवाल हो गया। ओके, नेक्स्ट है इन YDSC इफ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इंक्रीजेस फ्रिंज विड्थ आल्सो इंक्रीजेस। तो आपके पास में है
In wide AC, if distance between slits and screen increases, fringe width also increases. Fringe width की बात करें तो lambda d by d. तो अगर डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स एंड स्क्रीन तो कैपिटल डी की बात कर रहे हैं, अगर वो बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी आपके पास में, करेक्ट. तो पहली स्टेटमेंट सही है. अब दूसरी पे आते हैं. इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन वाइड एसी इंक्रीजेस, अगर वेवलेंथ बढ़ा दी तो फ्रिंज विड्थ आल्सो इंक्रीजेस, तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ जाएगी बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. तो दोनों ही आपके पास में स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? बोथ आर करेक्ट. ओके, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 14. और वो क्या कह रहा है? टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 6 mm इन अ लिक्विड इज गिवन एज दिस. फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑफ दिस इन सेम लिक्विड. तो टर्मिनल वेलोसिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/9 r² g ओवर ईटा सिग्मा माइनस रो, जहाँ पे सिग्मा होता है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रो होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि भैया पहले रेडियस 6 mm था, जब 20 है तो दिस इज 20, 2/9 6 का स्क्वायर g बाई ईटा सिग्मा माइनस रो. और फिर आपके पास में वेलोसिटी पूछी है उन्होंने, जहाँ पे रेडियस है 2/9, रेडियस कितना हो गया 3 mm, तो 3 का स्क्वायर. मैं कोई भी आपके पास में यूनिट्स को चेंज नहीं कर रहा, बिकॉज मैं डिवीजन करने वाला हूँ और उसमें सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी. तो 2/9 g ईटा ये सब कैंसिल, तो वी हैव 20/v इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर. तो v इज इक्वल्स टू 20/4 विच इज हाउ मच 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. तो दिस इज माई ऑप्शन. तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था मुझे, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, मैंने वैल्यूज पुट करी और आंसर आ गया. ओके, तो तीनों जो सवाल हैं आपके पास में 12, 13, 14 आर कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस. ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट सवाल है 15th. वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस इज 100 joules. इफ एडियाबैटिक कांस्टेंट फॉर द गैस इज फाइंड द हीट गिवन टू द गैस. तो फाइंड द हीट गिवन टू द गैस की बात कर रहे हैं हम. तो आइसोबारिक प्रोसेस है, वर्क डन दिया हुआ है, तो मुझे पता है P डेल्टा V विल बी माई वर्क डन विच इज इक्वल टू NR डेल्टा T. तो NR डेल्टा T की वैल्यू हो गई 100 joules. अब मेरे पास में हीट गिवन टू द गैस विल बी डेल्टा Q विच इज इक्वल टू NCP डेल्टा T. यहाँ पे एडियाबैटिक कांस्टेंट दिया गया है 1.4, तो गामा होता है CP/CV. दिस इज 1.4 मतलब 10, ये क्या 7, ये क्या 5, तो इसका मतलब CP इज हाउ मच? CP इज 7/2R. ओके, डायटोमिक लग रहा है मुझे, तो डायटोमिक है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं पता नहीं, इसको लिख सकते हैं 7/2 R डेल्टा T. और मुझे पता है NR डेल्टा T की वैल्यू है 100 joules, तो 7/2 इंटू 100, तो दिस इज 50, तो दिस इज 350, तो 350 joules हमारा आंसर होना चाहिए. बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है हमारे पास में, विच इज सेकेंड ऑप्शन. ओके, क्लियर. तो बस अगेन फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कुछ नहीं है, आपको बस बेसिक फॉर्मूलेज पता होने चाहिए थे और वो सीधा सीधा हो रहा है. तो अब जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो चुका है, क्योंकि अभी तो जितने भी हमने 3-4 क्वेश्चंस करे हैं उसमें कोई भी ऐसा भारी भरकम कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूलेज. चलिए ओके, अब है 16 क्वेश्चन. इन वाइड एसी एक्सपेरिमेंट सेंट्रल मैक्सिमा shifts by 20 mm if a slab of thickness 20 mm and refractive index mu is placed in front of one of the slits. Exactly कुछ ऐसी तरह का सवाल आपके पास में शिफ्ट 1 में भी आया था, तो बिल्कुल वैसे ही सवाल इन्होंने शिफ्ट 2 में भी दे रखा है. ओके, इफ डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स इज दिस, तो आपके पास में स्मॉल d दे दिया गया आपको, कितना 4 × 10⁻⁻⁴. t दे दिया गया आपको 20 माइक्रोमीटर, और आपको बोल दिया गया कि सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट्स बाय 20 mm. तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर था, वो 20 mm से शिफ्ट हो गया. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा है कि भैया कितना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है α/10. जो कैपिटल D है वो आपके पास में है कितना 1 मीटर. ओके, तो अब हमारे पास में अगर हम देखें तो μ-1 × T, ये आपके पास में हो जाता है पाथ डिफरेंस जो किसी भी एक फिल्म के इंट्रोड्यूस होने की वजह से आता है. तो μ-1 × T, अब μ-1 × T ये पाथ डिफरेंस जो आ गया आपके पास में शिफ्ट हो गया 20 mm से. सो दिस शुड बी हाउ मच D sin थीटा. अब साइन थीटा की अगर हम बात करने जाएंगे तो दिस इज 20 mm एंड दिस इज 1 मीटर. सो दिस इज
d is how much? 4 into 10 to the power minus 4. Sin theta will be how much? 20 mm, 10 to the power minus 3 over 1. And this is mu minus 1 and thickness is 20 into 10 to the power minus 6. ओके, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही सवाल आपके पास में शिफ्ट 1 में भी था. ओके, तो अब यहाँ पर हम साइन थीटा को मैं ये वाला दिस अपॉन दिस ले रहा हूँ, बिकॉज सिंस ये वाला डिस्टेंस बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो साइन थीटा और टैन थीटा बराबर ही होते हैं, विच इज इक्वल टू थीटा. तो अब इसको ज़रा सॉल्व करने चलते हैं. तो 20 से 20 गया, यहाँ पर बना म्यू माइनस 1 10 टू द पावर माइनस 6 इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. सो दिस इज म्यू माइनस 1. तो ये सॉल्व करके अगर हम करेंगे तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 4/10. सो म्यू मेरे पास कितना आ गया? 14/10. तो मुझसे क्या पूछा गया यहाँ पे? α/10. तो अल्फा 14 हो गया, तो अल्फा 14 है. तो ये शायद इसके ऑप्शंस नहीं है, तो ये शायद न्यूमेरिकली बेस्ड सवाल होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा इंटीजर हमसे निकल के आया है. तो ऑर्डर इसका थोड़ा सा चेंज हो गया, बट दिस वुड बी इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था. चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और नेक्स्ट सवाल है आपके पास में विच इज 17th क्वेश्चन. और 17th क्वेश्चन है कि अब मीडियम हैविंग कंडक्टिविटी ऑफ 10 सीमेन पर मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस आर पास थ्रू दिस मीडियम, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट. ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन. तो यहाँ पर इसको ज़रा मैं हटा देता हूँ पहले. तो यहाँ पर मुझे कंडक्टिविटी दे दी गई है, तो मुझे पता है J इज इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स E, जहाँ पे सिग्मा मेरी कंडक्टिविटी होती है. तो यहाँ पर ये 10 दे रखा है कंडक्टिविटी, तो 10 टाइम्स E, J इज I ओवर एरिया. तो करंट यहाँ से मेरे पास कितना आ गया? 10 AE. ओके, ठीक है. अब इन्होंने मुझे दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज. तो 100 मेगाहर्ट्ज क्यों दिया है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट. तो कंडक्शन करंट की जब हम बात करते हैं, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट की जब हम बात करते हैं तो होता है एप्सिलॉन. अब यहाँ पे एप्सिलॉन आर दे रखा है, तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी. सो मेरे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, सिंस फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो डेफिनेटली वेरी कर रही होगी, तो मैं ले लेता हूँ उसको. E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. सो मेरे पास मैं डी ई बाई डी टी करने जाऊँगा, बिकॉज जब मैं फ्लक्स करने जाऊँगा तो दिस विल बी एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी टाइम्स एरिया. ओके, तो डी ई बाई डी टी विल बी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. अब ये सिंस मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम के लिए तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यूज़ लेंगे? हम सिर्फ मैक्सिमम वैल्यूज़ लेंगे. यहाँ पर है ई नॉट ओमेगा, तो दिस विल बी हाउ मच? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ओमेगा टाइम्स ए. तो ये मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया, और ये मेरे पास में है कौन सा? कंडक्शन करंट. तो आई सी है 10 ई नॉट टाइम्स ए, और आई डी है आपके पास में एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ओमेगा ए. तो अब यहाँ से हमें वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी. तो वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी, तो हमारे पास में ई नॉट से ई नॉट गया, एरिया से एरिया गया, तो नाउ वी हैव 10 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ओमेगा विल बी 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी. So this is 5 over epsilon naught into 2 pi, and frequency is 100 into 10 to the power 6. Okay, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया ये सारा सवाल. तो ज़रा देखते हैं इसको. तो अब मेरे पास में 5 over 8.85 into 10 to the power minus 12 into 2 pi into 10 to the power 8. So this will be 5 into 10 to the power 4 over 8.85 into 2 pi into, तो इसको मैं 6 ही ले लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली. तो 6 is 48.85. तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास में कितना आ रहा है? 50 के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है. तो 50 के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, तो दिस इज 10. तो दिस इज इक्वल टू 10 to the power 3.
तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा जो आंसर है वो 10⁻³ आना चाहिए। ओके, इतना मेरा आंसर आ रहा होगा आपके पास में, तो 10⁻³ मेरा आंसर होना चाहिए। तो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, बिकॉज यहाँ पर इस चीज़ को पकड़ पाना विच इज़ करंट डेंसिटी, और फिर उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट करंट को भी पकड़ पाना थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ये क्वेश्चन, इसको तो मैं अच्छे लेवल पे ही रखूँगा, बिकॉज यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट ये आ गया है, प्लस यहाँ पर कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी ये सब चीज़ें भी आ गई हैं। और ये वाली जो चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बहुत कम बच्चे सोच पाएंगे इस चीज़ को कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वेरिएबल होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी दी गई है। ओके, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सवाल। तो ये वाला जो अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन दिए, तो इन दोनों के क्वेश्चंस का जो लेवल था वो अच्छा लेवल था, तो इसलिए थोड़ा सा आपके पास में अगेन पेपर जो है वो दोबारा से मॉडरेट लेवल पर हो गया है। तो पहले आसान की तरफ जा रहा था, ड्रिफ्ट हो रहा था, बट अब 2 क्वेश्चन आके तो पहले आसान दे देते हैं, फिर मुश्किल सवाल दे देते हैं, फिर आसान दे देते हैं, मुश्किल सवाल दे देते हैं। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि 100% करता चला जाएगा एक ही फ्लो में, उसको रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी वो चीज़ को कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, विच इज इन अ सर्किट देयर इज अ बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस R and EMF E which is connected to external load resistance. Find the value of R so that maximum power. तो ये तो मैक्सिमम पावर थ्योरम होती है आपके पास में किसी भी सर्किट के लिए, और मैक्सिमम पावर तभी आपके पास में आती है किसी भी सर्किट के लिए जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। तो ये तो मुझे सीधा सीधा अगर रिजल्ट पता है तो मैं सीधा सीधा इसको टिक करता, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, मैक्सिमम पावर थ्योरम इसको बोलते हैं। ओके, अगर आप नहीं कर पाते तो इसमें आपके क्या करना पड़ता, पावर का फॉर्मूला होता है I²R, तो यहाँ पे आप ये निकालते हैं E² ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर टाइम्स R, और अब आप इस पावर को डिफरेंशिएट करते हैं dP/dR के रिस्पेक्ट में। वहाँ से फिर आपके पास कंडीशन निकल के आती है। अगर आपको नहीं आता, ये थ्योरम नहीं पता था या रिजल्ट नहीं पता था, बट अब आप याद रखिए, क्योंकि इस तरह के जो सवाल हैं वो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। इन द डायग्राम गिवन बिलो, पुली इज अ रिंग ऑफ मास कैपिटल M and radius R fitted with 2 rods each of mass M and length 2R along diameter such that if pulley rotates, rods also rotate with the same angular velocity. तो ये rods हैं हमारे पास में यहाँ पर जो आपको दे दी गई हैं। तो बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मास M व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड। तो इसका मतलब अब यहाँ पर सिंस रॉड्स हैं जो पुली के साथ अटैच्ड हैं वो घूम रही हैं, तो रोटेशनल मोशन आ गया है। रोटेशनल मोशन आते ही धड़कन ऊपर नहीं जानी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। बिकॉज सिंपल आपको बस इक्वेशंस बनानी है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर rods also rotate with same angular velocity, तो there is no slipping. No slipping मतलब आपके पास में this is a case of rolling. किसका? पुली का। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये नीचे जा रहा है, तो कैपिटल mg, यहाँ पर टेंशन जो लग रही है वो T1 और यहाँ पे टेंशन T2। जब आपके पास में रोटेशनल मोशन आ जाता है तो टेंशन जो होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। तो mg माइनस T1 विल बी इक्वल टू ma। ओके जी, ये मेरे पास कंडीशन आ गई। एंड T2 माइनस स्मॉल mg विल बी इक्वल टू स्मॉल ma। दूसरी जो इक्वेशंस मेरे पास आएंगी वो आएंगी T1 इंटू R माइनस T2 इंटू R विल बी इक्वल टू I अल्फा, जहाँ पर रॉड्स हैं ईच ऑफ मास m इन लेंथ 2R and diameter. Okay, so moment of inertia of rods will be m 2r का whole square by 12 into 2 times alpha। क्योंकि पुली बुली का शायद मुझे यहाँ पर पुली इज अ रिंग, अच्छा पुली का भी तो है, तो पुली रिंग है तो आपके पास में उसका भी आ जाएगा प्लस m, तो ये स्मॉल m है और पुली m कैपिटल R स्क्वायर टाइम्स अल्फा। ओके, तो अब यहाँ से ज़रा मैं T1 माइनस T2 की इक्वेशन निकालने जाऊँगा, तो दिस विल बी 6, दिस इज 2/3 m R स्क्वायर, ओके, प्लस कैपिटल M R स्क्वायर, तो R कैंसिल हो गया तो R हट जाएगा टाइम्स अल्फा। R कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से मेरे पास T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू 2/3 स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स अल्फा R। ठीक है, अब अल्फा R सिंस नो स्लिपिंग है तो अल्फा R आपके पास में किसके बराबर है,
ए के बराबर है, तो अल्फा आर इज इक्वल टू ए। तो अब मैं इन इक्वेशंस को भी लिख लेता हूं। So this will be capital Mg minus small mg minus of T1 minus T2 equals to capital M plus small m times A। अब T1 माइनस T2 की वैल्यू ये रही और अल्फा आर बराबर A होता है, तो लेट मी सब्स्टिट्यूट। तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m टाइम्स G माइनस 2/3 स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स A इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स A। तो ये सवाल हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा लंबा हो गया, बिकॉज यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और आपके पास में रोटेशनल मोशन दोनों के कॉन्सेप्ट्स आ गए। तो अब इसको उधर लेके जाते हैं। तो अब मेरे पास में इक्वेशंस क्या बनेंगी, कैपिटल M माइनस स्मॉल m टाइम्स G इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस 2/3 स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स A। So this is this 2, this is 6m plus 5 small m by 3 times A equals to capital M minus small m times G। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो आ रही है आपके पास में 3 टाइम्स कैपिटल M माइनस, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें आपको लंबी लंबी इक्वेशंस बन रही हैं और सॉल्व करना पड़ रहा है। यहाँ पे अगर आप अपने कॉन्सेप्ट के साथ पूरे कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है थोड़ा सा कि अरे मैं सही कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट सही तो कर रहा हूँ, बिकॉज इतनी बड़ी इक्वेशंस आ रही हैं और फिर जाके आपके पास ऑप्शन आ रहा है। ओके, बट अगर आप अपने कॉन्फिडेंट मतलब अपने कॉन्सेप्ट पर कॉन्फिडेंट है तो आंसर पक्का पक्का आएगा ही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ओके, अब है सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20th, और क्वेश्चन नंबर 20th देखते हैं कि क्या कह रहा है। इन अ LC सर्किट at t equal to 0, capacitor is fully charged and zero current in the circuit. At t equals to t0, 25% of energy of capacitor goes into inductor। तो 25% एनर्जी जो है आपके पास में कैपेसिटर से वो निकल गई है, इंडक्टर पे चली गई है। तो इनिशियल एनर्जी अगर हम देखें कैपेसिटर पे तो वो है आपके पास में Q0 का स्क्वायर बाई 2C, जहाँ पे Q0 मैंने इनिशियल चार्ज मान लिया और फाइनल अगर मैं मानूँ तो दिस Q स्क्वायर बाई 2C। अब ये जो फाइनल Q स्क्वायर बाई 2C है ये आपके पास में 75% है, मतलब 3/4 ऑफ Q0 का स्क्वायर बाई 2C। तो यहाँ से Q कितना आ गया, यहाँ से Q आ गया √3/2 ऑफ Q0। तो इसका मतलब कैपेसिटर पे जो चार्ज बचा है वो √3/2 Q0 बचा है आपके पास में, जब वो 25% अपनी एनर्जी को खर्च कर चुका है। तो अब क्या पूछा है मुझसे कि भैया किस समय पे ऐसा होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास में LC ऑसिलेशंस का क्वेश्चन है, और जब हम LC ऑसिलेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर चार्ज जो होता है वो कैपेसिटर और इंडक्टर के ऊपर ऑसिलेट करता है। और कैसे ऑसिलेट करता है, सिंपल हार्मोनिकली। अगर आपने नहीं कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसको पढ़िए। तो सिंपल हार्मोनिकली करा तो मैं यहाँ पर आपके पास में चार्ज की इक्वेशन लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू Q0 cos ओमेगा t, बिकॉज मेरा जो आपके पास में कैपेसिटर है वो फुली चार्ज है, इसलिए cos। ओके, अब Q को मैं लिख देता हूँ √3/2 Q0, तो दिस इज इक्वल टू Q0 cos ओमेगा t। तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो दिस इज √3/2 इक्वल टू cos ओमेगा t। मुझे पता है कि भैया ये किस पर होता है, ये होगा π/6। तो π/6 इक्वल टू ओमेगा t, ओमेगा इज 1/√LC t। तो t इज इक्वल टू √LC टाइम्स π/6। तो ऐसा कोई ऑप्शन है π/6 √LC, π/6 √LC ये ऑप्शन है। तो दिस इज माय आंसर। ओके, ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन जो पेपर है आपके पास में उसका जो लेवल है अभी तक वो अच्छा खासा ठीक ठाक लेवल है, बिकॉज ऐसे कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने टच करा है जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सारे बच्चे उसको इम्पोर्टेंस इतनी नहीं देते हैं। तो हाँ, मैं बोलूँगा कि जो पहली जो शिफ्ट है उसमें बच्चे जिन्होंने दिया है उनको जो पेपर मिला वो काफ़ी आसान मिला, और जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर यहाँ तक मैं बात करूँ कि व्हाट विल बी अ गुड स्कोर अगर आप करना चाहेंगे, तो गुड स्कोर जो आपका होना चाहिए, अगर हम 95 परसेंटाइल के ऊपर की बात करें तो 95 परसेंटाइल के ऊपर अगर आपने फिजिक्स के अंदर अभी तक 12 से 13 सवाल ठीक कर दिए हैं, ठीक है, ठीक कर दिए हैं,
तो आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर हम 99 परसेंटाइल से ऊपर की बात करें तो 20 सवाल हमने करे हैं, तो 20 सवाल में आपका जो स्कोर होना चाहिए वो करीब करीब आपके पास में 16 से 17 के बीच में होना चाहिए। 16 से 17 करेक्ट क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, तो आप उस परसेंटाइल के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे 4-5 सवाल और बचे हैं, उसके बाद फिर मैं पूरे पेपर को एनालाइज करके बता पाऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या गुड स्कोर है उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। तो चलिए चलते हैं अब आपके पास में 21 पे, विच इज फाइंड ओमेगा सच दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो ओमेगा निकालना है ताकि जो ब्लॉक है वो सरफेस ऑफ सिलेंडर पे स्लिप ना करे। तो दिस इज अ क्वेश्चन वेयर फ्रिक्शन इज एक्टिंग। तो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो आपके पास में क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देता हूं। तो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो मेरे पास में यहाँ पर अगर आप देखें तो भैया नॉर्मल फोर्स लग रहा है, यहाँ पर mg लग रहा है नीचे की तरफ। अब जब ये घूम रहा है तो बाहर की तरफ लग रही है ओमेगा स्क्वायर आर, और ऊपर की तरफ लग रहा होगा आपके पास में फ्रिक्शन। तो यहाँ पर मेरे पास में हो जाएगा F इक्वल्स टू mg, जहाँ पे F इज म्यू n विच इज इक्वल्स टू mg, और n है आपके पास में m ओमेगा स्क्वायर आर इज mg। तो m से m गया, तो मुझे क्या निकालना था, मुझे आपके पास में ओमेगा ही निकालना है। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू g बाई म्यू आर, तो ओमेगा मेरे पास में आ गया है अंडर रूट ऑफ g बाय म्यू आर। तो वैसा कोई कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। तो दिस वाज कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन जो हम 11th क्लास में बहुत बार करते हैं इस तरह के सवाल, नो स्लिपिंग, कि भैया स्लिप नहीं कर रहा तो वहाँ पे फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा है और वो आपके पास में बैलेंस कर पा रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट पर आते हैं सवाल पर, विच इज 22 सवाल है। फॉर अ डायटोमिक गैस अंडरगोइंग इन आइसोबारिक प्रोसेस वर्क डन इज दिस, देन कैलकुलेट। तो ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं तो इसका मतलब रिपीट हो गया है सवाल। तो कोई और सवाल होगा बट यहाँ पर नहीं है मेरे पास में, कोई बात नहीं। चलिए अब 23 पर आते हैं। तो फॉर द गिवन नेटवर्क द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज एक्स। ओके देन फाइंड दी। तो अच्छा, इन दोनों की नेट एक्स के बराबर है, तो ये तो सिंपल सा केस है आपके पास में। 2r प्लस एक्स आपके पास में सीरीज, फिर वो आपके पास में किस में, पैरेलल में, और ये आपके पास में नेट रेजिस्टेंस होनी चाहिए 1/x के बराबर। सो सॉल्व कर लेते हैं। 1/x इक्वल्स टू r प्लस 2r प्लस एक्स ओवर r टाइम्स 2r प्लस एक्स। सो दिस विल बी r टाइम्स 2r प्लस एक्स will be equals to 3r plus x times x। तो मेरे को दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। तो दिस इज 2r स्क्वायर प्लस r टाइम्स x इक्वल्स टू 3rx प्लस x स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस 2r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास में कंडीशन आ गई। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं इसका। तो 4 प्लस 4 to 8, तो विच इज हाउ मच 12। तो यहाँ से मेरे पास में रेजिस्टेंस आती है 2r प्लस माइनस 2√3r ओवर 2 कैंसिल। रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो दिस इज √3 माइनस 1 टाइम्स r। तो कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन, ऑप्शन 4th। तो ये मेरे पास में रेजिस्टेंस x होनी चाहिए। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था, ये आप सबका होना चाहिए था, बिकॉज दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आसान से ही सवाल है, कुछ ज़्यादा इसमें भारी भरकम चीज़ नहीं है। ओके चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 24। VRMS of O2 gas at 47 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू VRMS of H2 at टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो RMS वेलोसिटी के बारे में बात करी है। तो RMS वेलोसिटी के बारे में बात करी है तो मुझे पता है कि RMS वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है VRMS equals to under root of 3RT by M। So this is my formula for VRMS। तो 3RT by M है, इसको KBT by small m लिख लेते हैं। तो अब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 3 KBT। यहाँ पे टेम्परेचर को वील हैव टू टेक इन कैल्विन्स। तो 273 प्लस 47, दिस इज 10, दिस इज 20, 320। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो दैट विल बी 32। फिर इसी तरह से अगर हम आपके पास में हाइड्रोजन पे जा रहे हैं H2, सो दिस विल बी 3 KBT
ओवर 2 H2। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं डिवाइड करके। तो मेरे पास में डिवाइड करने पे मुझे पता है कि ये दोनों बराबर हैं, तो 3 kb गया, तो दिस नाउ यू हैव 320 ओवर 16t का अंडर रूट इक्वल्स टू 1। सो 320 ओवर 16t इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से टेम्परेचर T कितना आ गया, 320 ओवर 16, तो विच इज़ हाउ मच, 20। तो ये जो टेम्परेचर आ रहा है 20, ये आपके पास में किस में आ रहा है, डिग्री सेल्सियस में, कैल्विन्स में। ये टेम्परेचर तो कैल्विन्स में आ रहा है। अब कैल्विन्स में आ रहा है तो 273 होता है 0 डिग्री, तो 20 कैल्विन्स, इसका मतलब -253 डिग्री सेल्सियस। तो -253 डिग्री सेल्सियस कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर है। तो याद रखिए कि VRMS जब आप निकालते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कैल्विन्स में होता है। ये मिस्टेक आप कर सकते हो। ओके, चलिए, आसान सा सवाल था, अगेन फॉर्मूला बेस्ड। तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और नेक्स्ट सवाल है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स मॉडल इज -0.04 E0 EV, वेयर E0 इज इन ग्राउंड स्टेट। ओके, तो बेसिकली एनर्जी मेरे पास में हो गई En इक्वल्स टू -0.04 इंटू 13.6 ओवर n²। ग्राउंड स्टेट है तो n हटा देंगे, तो 13.6। इफ L इज एंगुलर मोमेंटम, ओके, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए फॉर्मूला होता है -13.6 ओवर n² इक्वल्स टू -0.04 इंटू 13.6, कैंसिल, तो 1/n² इक्वल्स टू 1 ओवर, ओके, 0.04, तो n² इक्वल्स टू 1 ओवर 0.04 विच इज़ 100, 25, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया, 5। तो n आपके पास में 5 आ गया। तो अब मुझसे क्या पूछा है, इफ L इज एंगुलर मोमेंटम, तो वी नो L इक्वल्स टू NH ओवर 2π, तो 2π L ओवर H इज इक्वल्स टू n, और n में यहाँ से निकाल चुका विच इज़ 5, तो इसका आंसर है 5। तो अगेन ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो अगर अब हम इस डिस्कशन पे कंप्लीट कर चुके हैं हम अपना पेपर, और अगर अब मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके यहाँ पर आपको बताऊँ कि मुझे ये पेपर कैसा लगा, तो मेरे लिए जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट से तो डेफिनेटली आपके पास में मुश्किल लेवल था इसका, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्वेश्चंस ऐसे थे जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है या मुश्किल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड थे। तो आपको सीधा एज अ स्टूडेंट स्ट्राइक नहीं करेंगे अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं करी हुई है। तो दिस पेपर विल डेफिनेटली विल बी मतलब हैज सेट द बार थोड़ा सा ऊपर आपके पास में इनिशियल पेपर 1 के कंपैरिजन में। और अगर मैं यहाँ पर अब बात करूँ कि अच्छा व्हाट इज़ अ गुड स्कोर कि 99 परसेंटाइल की अगर हम बात करें, तो हाँ, अगर आपने 18 से 20 सवाल मेरा रहेगा कि 20 सवाल अगर आपने एकदम करेक्ट यहाँ पे कर दिए हैं तो आप डेफिनेटली 99 से तो आगे ही परसेंटाइल फिजिक्स सब्जेक्ट में मार देंगे। और अगर आपका कहीं 15 के करीब आपका अटेम्प्ट रहे, मतलब करेक्ट आपके क्वेश्चंस रहते हैं, अटेम्प्ट कितना भी हो सकता है, मैं करेक्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, अगर आपके 15 के करीब आपके पास में ठीक किए हैं तो योर फिजिक्स परसेंटाइल विल बी एनीथिंग अराउंड 96-97 परसेंटाइल, ठीक है। और अगर आपने 10 सवाल करे हैं, 10 या 12 सवाल आपके ठीक होते हैं, तो 10-12 सवाल में यू विल डेफिनेटली हैव अ परसेंटाइल ऑफ मोर देन 90। ये तो होने ही वाली है इस पर्टिकुलर पेपर में। ओके, तो इस पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो थोड़ा ठीक स्टैंडर्ड था। अब इसी तरह से हम देखेंगे कि बाकी सारे पेपर्स का भी स्टैंडर्ड कैसे रहा। तो आप अगर आपने इन दोनों को वीडियोस को मेरे देखा है जिसमें मैंने पेपर 1 डिस्कस किया और पेपर 2 डिस्कस किया है, तो अगर आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट छूट गया था जिसको आपको रियलाइजेशन हुआ कि यार अगर ये कॉन्सेप्ट यार ये फॉर्मूला पता होता तो ये सवाल पक्का हो जाता, तो यही समय है, बुक उठाइए, किताब उठाइए और अपनी पढ़ने की प्रैक्टिस मतलब आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। बट हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बच्चे अभी 12th क्लास में हैं वो पहले अपनी 12th क्लास पे फोकस करिए। 12th क्लास के जितने भी फॉर्मूले, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप भूल चुके हैं, जिनको आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, वो आप करिए। और उसके बाद फिर आप 11th के कॉन्सेप्ट्स पर आना जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। वहीं पर वो बच्चे जिन्होंने इस साल जेई एडवांस और जेई मेंस के लिए ड्रॉप लिया था, अगर उनका कोई कॉन्सेप्ट आपके पास में ऐसा लगता है उनको वीडियोस देखने के बाद कि छूट गया है
या फिर मुझे दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो दोनों 11th और क्लास 12th की किताबें उठाइए, फॉर्मूलेज एक जगह पे लिखिए, उन फॉर्मूलेज को डेली बेसिस पे रिवाइज करिए, बिकॉज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हैं। अगर आपने उस फॉर्मूले के ऊपर 10-15 सवाल भी कर लिए, आपका वो पर्टिकुलर फॉर्मूला और टॉपिक क्लियर हो जाता है और आप फिर उस लिए जेई मेंस के लिए तो रेडी हो जाते हैं। हाँ, जेई एडवांस में इन डेप्थ कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, बट सबसे पहला जो स्टेज है वो है जेई मेंस, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो पहला स्टेप उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद दूसरे स्टेप पर आएंगे, उसके बाद तीसरे स्टेप पर आएंगे, चौथे स्टेप पर आएंगे, इसी तरह से आपको करते चलना होता है। ठीक है, तो बच्चों जैसा भी आपका पेपर अभी तक हो गया है या होने वाला है, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा हैं। आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए, ज़ोर लगाते रहिए, और आपको आज नहीं तो कल डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और बस इसी मंत्र को आपको अपने साथ रखना है कि हमें अच्छी इंटेंट के साथ और पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने हार्डवर्क को करना है। अगर हमने ये दोनों चीज़ें मेंटेन करी तो आपको डेफिनेटली सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है। आज तक जब कोई नहीं रुका तो अब क्यों रुकेगा? तो आपके लिए कोई अलग से रूल तो आएगा नहीं। तो इसीलिए बस इसी चीज़ को बनाइए, और अब इट इज़ द राइट टाइम। अगर अभी भी आपने वो चीज़ नहीं पकड़ी, आपने अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेना स्टार्ट नहीं करा, तो ठीक है, डेफिनेटली कुछ और चीज़ आपके लिए बनी होगी। हाँ, ये जेई मेंस वगैरह तो नहीं बना होगा उस चीज़ के लिए। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और प्लीज़ 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 हमें भी मोटिवेट करते रहिए। आपका एक सब्सक्राइब या एक शेयर हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच बच्चों। इसी तरह से मैं आपके साथ इस सीरीज़ में नेक्स्ट कुछ जो सेशंस के पेपर हैं वो लेके आता हूँ, और फिर हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।